जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार के, पड़न रहन दो म्यान। ये शब्द उस व्यक्ति को गौरवान्वित करता है, उस व्यक्ति को द्वैदीप्तमान करता है जिसने जाति पाति के बंधनों को तोड़ करके एक ऐसा इतिहास रचा जिसे पूरी दुनिया बखान करते हुए नहीं थकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बड़े रचनाकारों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज उनकी जयंती है। आज दिनांक 14 अप्रैल उनकी जयंती उत्सव के रूप में पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी कौतूहल वाली कौन सी चीज़ें कर गए जिनके कारण वो तमाम महापुरुषों की श्रेणी में सबसे आगे खड़े हुए या आगे वाले महापुरुषों की श्रेणी में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिसके लिए उनका गुण बखाने लोग नहीं थकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में ऐसी कौन सी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी जिसके कारण आज भी लोग उनके बारे में पढ़ते और लिखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के बारे में। तो जयंती मतलब उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ बिल्कुल अनछुए पहलू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम जानते हैं तो एक लाइन से जानते हैं कि वो भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य रहे हैं, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे हैं और संविधान सभा के एक सदस्य रहे हैं। इन्हें संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यही कहा जाता है कि उनकी विद्वता की रेखाएं इतनी लंबी हो गई कि उनके जाति के बारे में पूछना भी लोगों ने अपना और अपने देश का अपमान समझा। तो यहाँ पे जाति की चर्चा अपने आप स्थगित हो जाएगी। हम पहले कुछ बातों को ध्यान देते हैं। आपके लिए यह दोनों तरह से लाभदायक हो सकता है, या तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो आपके कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो सामाजिक स्तरीकरण और जाति विवाद पे जब आप कुछ लिखने जाएंगे तो उसके लिहाज से ये कंटेंट काम आने वाला है। बिना देर करते हुए चलिए इस पे देखते हैं कि क्या क्या इनके बारे में आज एकत्र किया गया है। सबसे पहले लिखा गया है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोग कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर शॉर्टकट में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। और ये वही जगह है बच्चों जहाँ से चंबल नदी निकलती है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से, और वो जा करके यमुना में मिल जाती है। वो ज़िला है मध्य प्रदेश का महू, यानी चंबल का उद्गम जगह और देश की इस महान विभूति के उद्गम का एक ही स्थान है मध्य प्रदेश का महू जिला। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तकरीबन 65 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। जाति न पूछो साधु की, ये लिखा गया है उस व्यक्ति के द्वारा जो जाति से जुलाहा था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं कबीर दास की बात कर रहा हूँ। एक मॉडर्न साहित्यिक वैज्ञानिक, जिसे आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन भारत के साहित्यिक वैज्ञानिक, मॉडर्न कहेंगे तो उसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। साखी शबद रमैनी जैसी रचनाओं को विजत आदि में संकलित करते हुए और देसी अखड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने वो सारे शब्द दिए। समाज ने इन्हें सराखों पे बिठा लिया। दूसरे व्यक्ति है संत रामदास। ये भी कहीं न कहीं उसी वर्ग से आते हैं जिन्हें हम अछूत या निम्न कहते हैं। इनके भी ऐसे ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने दुनिया भर में धर्म की, ज्ञान की ध्वज पताका फहराई। तीसरे बात में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ निषाद राज। जब निषाद राज की बात करेंगे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात होगी। भगवान श्री राम की राज्यसभा में उनकी कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी थे वो थे निषाद राज, जो कहीं न कहीं उनके गुरुकुल के सखा भी थे। यहाँ पे भी जात पात कोई बात नहीं रही। यहाँ पे तो बात रही केवल प्रेम की और सामाजिक समानता की और भाईचारे की। तो इस देश ने कभी भी जाति को एंडोर्स नहीं किया है। यह बात
जाति की तब डाली जाती है उत्तर वैदिक काल के बाद, जब बाहर से विदेशी आक्रमण होते हैं तो इन्होंने जातियों के नाम रख दिए और नाम रख के उनके साथ अछूतों का व्यवहार सैकड़ों साल तक किया और बाद में ये सारा दोषारोपण भारतीय सनातन समाज पर ला दिया। लेकिन इस बात को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना महान व्यक्तित्व संत कबीर जो जाति से जुलाहे थे, इतने महान संत रामदास जिनके शिष्य न जाने कितने बड़े कीर्तिमान धारण किए संत, इसके बाद निषाद राज जो भगवान राम के मित्र गुरुकुल शखा और उनके कैबिनेट के सबसे अहम मंत्री थे, वो भी निषाद जात के थे, केवट थे। इसके बाद संत रैदास जो जाति से हरिजन थे, लेकिन वही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन्होंने न केवल कहा बल्कि कठौती में माँ गंगा को ला करके दुनिया को ये दिखा दिया कि मैं जाति का भले भी हरिजन हूँ तुम्हारी नज़र में, लेकिन मैया मुझे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था इस जाति को। और ये अगला जो नाम है महर्षि वाल्मीकि, जब हम रामायण की बात करते हैं और उसका संस्कृत में रूपांतरण की बात करते हैं तो ये मेधा सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि ने इसे अपना रूप दिया, उनका भी जाति उच्च नहीं था। इस देश ने ऐसे महापुरुषों को अपने सराखों पर बैठाया है जो सो कॉल्ड निम्न जाति के थे, लेकिन यह विदेशी आक्रमणकारियों और जो पश्चिमी आक्रमणकारी और उनके प्रोपेगेंडा ताकि भारतीय समाज को तोड़ा जा सके उसके लिए किया गया। और डॉक्टर अंबेडकर साहब आधुनिक भारत में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण महान विभूति और शख्सियत थे। इसके बाद हम लोग आते हैं, इनके कुछ पॉइंट को देखा गया है। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये 9 भाषाओं के जानकार थे, 1-2 नहीं 9 भाषाओं के। अगर हमारी आपकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी हो जाती है तो हम कैसे बड़ा स्टाइल में, बड़ा टशन में टाइट होके चलते हैं और कहते हैं कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। या हिंदी हो जाती है तो घमंड और एक वो पाल लेते हैं कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। लेकिन सोचिए जिस व्यक्ति की 9 भाषाएं पूरी तरह से समृद्ध हों और घमंड नाम की कोई चीज़ न होती, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है 32 डिग्रियां थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। देखिए 32 डिग्रियां। बचपन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे माहौल में से निकले थे जहाँ पर ये महार कुल से थे। महार एक जाति होती है जिन्हें हमारे हरिजन भाइयों की जाति में ही माना जाता है, लेकिन उस समय का जो ट्रीटमेंट था, उस समय की जो मेंटल कंडीशन थी वो बिल्कुल 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 बर्दाश्त से बाहर थी। वैसे समाज में रह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। उनका बचपन ऐसी जगह बीता जहाँ पे इन्हें लोगों ने पढ़ने नहीं दिया और स्ट्रीट लाइट में बैठ के रात रात भर पढ़ते रहे। और लाइब्रेरी में इनको कोने की सीट दे दी जाती थी और पानी ये तभी पी पाते थे जब इनको चपरासी यानी पियून पानी पिलाता था। इतनी भयानक स्थितियों से निकलने के बाद अगर कोई व्यक्ति दुनिया का इतना बड़ा ज्ञानी और संविधान निर्माता बनता है तो उसका ये डिज़र्व करता है कि उसे संविधान में उसे इस देश के जो है पलक पावड़े पर बैठाया जाए, और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं में इनको ज्ञान था। विदेशों में पहली बार इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से हायर स्टडी करने वाले जो महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो बड़ी बड़ी जो ख्यातियाँ थी उन पर बात किया जाए। इसके बाद 1943 में वो भारत जब 1943 में श्रम मंत्री बनाए गए और श्रम मंत्री में उनके पास PWD डिपार्टमेंट था। PWD डिपार्टमेंट मतलब की है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब लोक निर्माण विभाग। और लोक निर्माण विभाग मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी टेंडर निकलते थे, आज भी निकलते हैं करोड़ों के, और उस समय भी करोड़ों के टेंडर निकलते थे। डॉक्टर अंबेडकर के ही हाथों से सारा टेंडर पास होता था। उसी समय किसी एक व्यवसायी ने डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र, मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव या यशवंत अंबेडकर कह लीजिए, इनको किसी ने कहा था कि अगर आप मुझे वो टेंडर दिलवा दीजिए तो मेरी फॉर्म में मैं आपको कितना आधे की हिस्सेदारी दिलवा दूंगा। और ये बात लेकर के वो मुंबई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सुपुत्र थे यशवंत राव, उस आदमी की सिफारिश लेके मुंबई से दिल्ली आते हैं और कहते हैं कि इस आदमी का काम करा दीजिए पिताजी। अंबेडकर जी ने न केवल उन्हें डांटा बल्कि कहा कि हम सिर्फ हम बच्चे पालने के लिए यहाँ पे मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि हम मंत्री किस लिए बने, हम मंत्री बने इस देश की सेवा करने के लिए, और आइंदा ये काम तो मत करना। और लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यशवंत राव अपने बेटे को पानी तक नहीं पूछा, उसे डांट कर भगा दिया और वहीं से वो मुंबई चला गया। इस तरह की देश सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। उसके बाद लिखा हुआ है कि पढ़ने के बड़े शौकीन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और रोज़ाना 14 से 18 घंटे पढ़ते थे। और
इवन मंत्री बनने के बाद और तमाम ओहदों पर जाने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ना कम नहीं किया। 8 से 10 घंटे फिर भी वो पढ़ते थे और उनकी लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे बड़ी इंडिविजुअल उनकी लाइब्रेरी थी, जिसमें लगभग 50,000 पुस्तकें थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी लाइब्रेरी कितनी वो पढ़ने की दीवानगी रही होगी, कितना पढ़ने का शौक़ रहा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 50,000 उनकी निजी लाइब्रेरी में बुक थी। और आजकल की जो लाइब्रेरी और शेल्फ होते हैं वो डेकोरेशन और फ़ोटो खिंचवाने और बैकग्राउंड इम्प्रेशन देने के लिए लोग बनवाते हैं। लेखानंद भी कहते हैं कि आप अगर विचारों की बाढ़ ला दें तो बाकी काम तो प्रकृति कर देती है। तो इसका और विचार पैदा कहाँ से होते हैं? पुस्तकों के अध्ययन से। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि पुस्तकों के पन्ने कम होते जा रहे हैं और मोबाइल का आकार बढ़ता जा रहा है, मोबाइल का साइज़ बढ़ता जा रहा है, पुस्तकों के पन्ने घटते जा रहे हैं, लोगों का समय अधिकांश मोबाइल पे जा रहा है। लेकिन आपसे सीखना पड़ेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी वो व्यक्ति अकेले पढ़ने की दीवानगी के लिए रखता था और इसीलिए वो 32 विषयों में उसको डिग्रियां थीं। बाबा साहब अंबेडकर जो है, जब भाषाओं को शामिल करने की बात हुई संविधान में, तो उन्होंने सारी भाषाओं के साथ साथ संस्कृत को भी सबसे ऊंचाई पर भारतीय भाषाओं में, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो तत्पर थे। लेकिन कांग्रेस के कई सदस्यों के भयंकर प्रतिरोध के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह मन हटा लिया और इसे दोबारा से लागू करने में लगभग 50 साल लग गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहते हैं 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या मिलता है? भारत रत्न मरणोपरांत मिलता है। भारत रत्न थे जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला। इनकी पहली पत्नी रमाबाई थी जो बाद में बीमारी के कारण मर गई। तो इन्होंने दूसरा विवाह 1948 में शारदा कबीर से किया। शारदा कबीर जो है कबीर पंथी थी और इनसे प्रभावित थे, दोनों के मन और विचार मिलते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी विवाह शारदा कबीर के साथ हुआ और बाद में अंबेडकर जी की पत्नी होने के बाद इन्होंने अपना नाम बना लिया सविता अंबेडकर। तो इनकी 2 पत्नियां थीं और जीवन के अंतिम सालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और जीवन के अंतिम सर में ये बौद्ध रहे। इनकी 65 वर्ष की अवस्था में मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो जाती है। 2-3 वाक्यों की बात करते हैं। पहली वाक्य की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था लंदन में और लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारतीयों के मन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो क्रोध था, जो आक्रोश था, उसे कम करने के लिए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में अछूतों को रिप्रेजेंट करते थे, यानी हरिजन जाति को रिप्रेजेंट करते थे। दूसरी बात थी कि एक बार 1932 में पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ, इसको लेकर के पूना पैक्ट बना है और उस समय जो है अंबेडकर जी ने हरिजन या बाकी अछूत लोगों के उद्धार के लिए नाराज़ हो गए थे। इन्होंने अलग पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी और गांधी जी को इस बात से दुख हुआ था। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। सोचिएगा, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, खाना पीना छोड़ दिया था, इनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। तो बाद में अन्य भारतीय नेताओं के समझाने पर इन दोनों के मध्य 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिसे गांधी अम्बेडकर समझौता भी कहते हैं। तो ये घटनाएं थीं। अंबेडकर जी ने कई जगह पे, जैसे कि एक चीज़ और लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे और संविधान सभा के सदस्य रहे। आप जानते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो संविधान सभा के सदस्य दिखाई देते हैं। चुनाव क्षेत्र इनका भायखला मुंबई था। डॉक्टर अंबेडकर ने भायखला मुंबई चुनाव क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा था। तो ये सब तमाम इनके बारे में जानकारियां हैं। 1-2 बातें और। आरक्षण को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक कहना था कि आरक्षण एक समानता पर लाने की एक कोशिश है, लेकिन यह अनंत काल के लिए नहीं होना चाहिए था, ताकि इससे क्या होगा कि लोगों में वर्ग भेद होगा। और आरक्षण इन्होंने कुछ समय के लिए ही अलाउ किया था, उसके बाद इन्होंने आरक्षण समाप्त करने की मंशा जताई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम राजनेता अभी भी आरक्षण को लेकर उसकी रेवड़ियाँ बांटते हैं और उस वर्ग का कोई विशेष फायदा तो हो नहीं पाता, लेकिन इनका वोट बैंक बरकरार रहता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आरक्षण के ताउम्र लागू रहने के वो समर्थक नहीं थे। हाँ, कुछ हद तक एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो पिछड़ी हुई जाती हैं उनको समान पटल पर लाने के लिए आरक्षण के पक्षधर जरूर थे। एक चीज़ और
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही ओरिजिनल संविधान लिखा था या और किसी ने लिखा था, तो निश्चित रूप से जो है इसमें कई देशों की यात्राएं हुई हैं, 83 लाख रुपए लगभग लगे हैं और कई लोगों का योगदान रहा। अलग अलग देशों में नेताओं ने यात्राएं की, वहाँ के लाइब्रेरी से संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को नोट करके ला। इस पर चर्चा होती है। 114 दिन तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लिखने में समय लगता है और इसमें जो है ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष, जो पूरा सुपरविजन रहता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का रहता है। बाकी लेखन में कई लोगों का मदद रहा। एक चीज़ और कि आज जब हम 14 अप्रैल पर बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में, तो हमें एक और महापुरुष राहुल सांकृत्यायन, जिनकी एक रचना अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। ये भी महापुरुष सेम तिथि में पैदा हुए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म पे जो अपनी टीकाएं लिखी, जो विश्व में घूम घूम कर भारत के गौरव को, साहित्यिक गौरव को जो उज्जवल किया, इसके लिए पूरा भारत इनका भी, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का भी बहुत बड़ा ऋणी रहेगा। तो इन दोनों महापुरुषों की आज जयंती है और इस उपलक्ष्य में देश भर में सभी लोगों को, सभी संभ्रांतों को, सभी नागरिकों को मेरी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता और सामाजिक समरसता बनाए रखने और जाति पात के खिलाफ खड़े रहने के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को लेकर के आप भी आगे बढ़ते रहें, ताकि उनके सपनों का भारत, उनका जो परफेक्ट भारत है वो बन सके। इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।